नमस्कार। सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएँ। दूसरी बात, नए साल में एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। इस साल तमाम लोगों ने आपने रेज़ोल्यूशंस लिए होंगे। एक रेज़ोल्यूशन जो हमने भी लिया है वो ये है कि ये कार्यक्रम नियमित रूप से आएगा। कई बार कई कारणों की वजह से दूसरे कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए, उनकी रूपरेखा बनाते हुए ये कार्यक्रम मिस होने लगता है। लेकिन रिज़ॉल्यूशन तो ये है, ये कार्यक्रम आज से नियमित तौर पर आएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, मेरा नाम है नील। आज का एडिटोरियल हमने लिया है द पाथ टू डीकार्बोनाइज़ेशन। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आया है, लिखा है विक्रम सिंह मेहता साहब ने, जो कि सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जुड़े रहे हैं। अगर ध्यान से पढ़ें इस विषय को तो हमने पिछले साल भी कुछ संपादकियों में इसकी चर्चा की थी। डीकार्बनाइजेशन यानी कि धरती पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, धरती लगातार गर्म हो रही है, उसके लिए कार्बन उत्सर्जन को जिम्मेदार माना गया है। उस उत्सर्जन को रोकने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उनको हम कहते हैं डीकार्बनाइजेशन। अब ये संपादकीय क्यों लिखा गया है, ब्रॉड आउटलुक से समझ लेते हैं। लिखा गया है कि देखिए 2022 में बात की जा रही थी कि भारत के सामने जो डीकार्बनाइजेशन का चैलेंज है वो और बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊर्जा संकट या ऊर्जा सुरक्षा का संकट उससे ऊपर हमेशा बना रहता है और भारत को अपने दोनों हित साधने हैं। 2022 में वो मुश्किल था, 2023 में वो और मुश्किल होने वाला है, ऐसा विक्रम सिंह मेहता साहब शुरुआत में कहते हैं। क्यों मुश्किल होने वाला है, उसके वो 4 बिंदु बताते हैं। इन 4 बिंदुओं के बाद वो बताते हैं कि भारत को क्या शॉर्ट टर्म और क्या लॉन्ग टर्म कदम उठाने की जरूरत है। और अंतिम में वो 3 बिंदु बताते हैं जो हमें पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है अगर हमें ऊर्जा संकट और डीकार्बनाइजेशन दोनों को साथ-साथ अचीव करना है। तो ये ब्रॉड एनालिसिस है, बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। मेहता साहब कहते हैं कि वही जो हमने अभी बात कही कि 1 साल पहले ये चीज़ें मुश्किल थी कि आप ऊर्जा संकट भी या अपनी ऊर्जा सुरक्षा भी मेंटेन कर लें और साथ ही साथ डीकार्बनाइजेशन के अपने लक्ष्यों पर भी आगे बढ़ते रहें। इस साल ये चीज़ें और मुश्किल होने वाली हैं। क्यों मुश्किल होने वाली हैं? क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध जो था, जिसको शुरू हुए महीनों बीत चुके हैं, उस युद्ध में 4 ऐसे फैक्टर्स को जन्म दे दिया है जो मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। पहला फैक्टर ये कि एनर्जी मार्केट फ्रेगमेंट हो गए हैं। अब देशों की पॉलिसी बहुत रैशनल नहीं चल रही है। इस आधार पर नहीं चल रही है कि अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करना है तो ये कदम उठाए जाएं या ऊर्जा सुरक्षा को लाना है ये कदम उठाए जाएं। इन दोनों बातों के ऊपर एक तीसरी बात हावी होने लगी है, वो है एनर्जी नेशनलिज्म। रूस अपनी गैस की आपूर्ति को रोक दे रहा है, ये कहते हुए कि हम हमारे युद्ध में जो लोग हमारे साथ नहीं, अपनी गैस हम उन लोगों को नहीं देंगे। कुछ देश रूस से तेल या गैस खरीदने से इंकार कर रहे हैं या कम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस युद्ध कर रहा है। इस प्रकार से देखें तो ऊर्जा से ऊपर कुछ दूसरे प्रश्न हावी हो गए हैं और ये एक इफेक्ट है रूस यूक्रेन युद्ध का। तो एनर्जी नेशनलिज्म इस समय दुनिया में छाया हुआ है और ये चीजों को मुश्किल बनाने वाला है। लिखा तो नहीं हुआ लेकिन इसको आप इस तरह से भी समझिए कि अगर भारत ये तय करता है कि उसको रूस से या यूक्रेन से कुछ विशेष तरह के संबंध रखने हैं, तो हर संबंध के साथ कोई दूसरा देश इस पे खुश होगा और कोई दूसरा देश इसका बुरा मानेगा। तो ऊर्जा में कूटनीति बहुत ज्यादा शामिल हो गई है इस युद्ध के कारण। दूसरी चीज क्या हुई है, अ सेकेंड आयरन कर्टेन हैज कम आउट। अब आयरन कर्टेन वाला जिक्र क्योंकि आ ही गया है तो हम इसके इतिहास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में। दो बड़ी शक्तियां उभरती हैं, अमेरिका और सोवियत रूस। एक कैपिटलिज्म का ध्वजवाहक और दूसरा साम्यवाद या कम्युनिज्म का झंडा बरदार। तो दुनिया दो धड़ों में बंटने लगती है। यूरोप के कई मुल्कों में धीरे धीरे कम्युनिज्म या सोशलिज्म की लहर आती है, लैटिन अमेरिका में भी आती है और कुछ जगहों पर कम्युनिज्म धराशायी होता है या वो पनप नहीं पाता है, कैपिटलिज्म अपनी जड़ें मजबूत रखता है।
तो उन देशों के बीच एक प्रकार से एक बाउंड्री खिंच गई, जिसको आयरन कर्टेन कहा गया। एक प्रकार से लोहे की दीवार, उनके आर पार विचारों का आदान प्रदान भी एक प्रकार से मना था, दूसरी चीजों का आदान प्रदान तो छोड़ ही दीजिए। तो लगभग यूरोप को काटती हुई ये आयरन कर्टेन थी। बाद में जब पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, हंगरी में, तमाम जगहों पर धीरे धीरे कम्युनिज्म का जब पतन हुआ, तो उसके साथ ही और अंततः तो सोवियत रूस का भी पतन हुआ, तो आयरन कर्टेन समाप्त हो गया। तो बहरहाल ये छोटा सा डाइग्रेशन था जो हमने लिया। संपादकीय क्या कहता है कि दूसरा बिंदु है कि एक नया आयरन कर्टेन उभर रहा है। कैसे उभर रहा है कि भले ही रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भी समाप्त हो, एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि रूस को पश्चिमी मार्केट्स में तब तक जगह नहीं मिलेगी जब तक कि पुतिन रूस के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। और इसका एक परिणाम यह भी हुआ है कि रूस और चीन के बीच दोस्ती, खास तौर पे ऊर्जा के मुद्दों पर दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। तो एक आयरन कर्टेन आ गया है कि रूस को एक्सक्लूड कर दिया गया है दुनिया के एनर्जी मार्केट से। दूसरा बिंदु ये था जो मुश्किल बना रहा है। पहला बिंदु क्या था मुश्किल बना रहा है कि एनर्जी नेशनलिज्म अब एनर्जी ट्रांजैक्शन की कॉमन सेंस के ऊपर जगह ले चुका है। दूसरा, दुनिया में एक नया आयरन कर्टेन उभर रहा है। तीसरी चीज जो मुश्किल बना रही है वो कि ओपेक जो है, ओपेक हम जानते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक कार्टेल है 13 देशों का, ओपेक +1, जिसमें रूस को भी शामिल किया जाता है क्योंकि रूस से भी तेल का अच्छे खासा मात्रा में उत्पादन होता है, तेल और गैस का। तो आज तक माना जाता था कि ओपेक पर पश्चिम का ठीक ठाक दबाव है। पश्चिम जब कहता था कि तेल का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, तो ओपेक के देश उत्पादन बढ़ा देते थे। पश्चिम कहता था या रिक्वेस्ट की भाषा में ऑर्डर देता था कि उत्पादन कम कर दिया जाए, तो उत्पादन कम हो जाता था। हाल के सालों में और खास तौर पे पिछले साल में ये देखने को मिला कि अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद कि रूस युद्ध के असर को एनर्जी मार्केट्स पे कम करने के लिए ओपेक देश अपना तेल का उत्पादन बढ़ा दें, ओपेक देशों ने तय किया, सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में तय किया कि हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। तो बेसिकली साबित क्या हुआ कि ओपेक +1 यानी सऊदी अरेबिया द्वारा लेड ओपेक, उनके द्वारा नेतृत्व जिसको प्रदान किया जा रहा है वो ओपेक, और रशिया, इन्होंने तय कर दिया है कि ये सऊदी फर्स्ट अप्रोच को अपनाएंगे, अपने मुल्क की जरूरतों को सबसे आगे ध्यान में रखेंगे। और जहां तक अंतरराष्ट्रीय मसलों की बात है, वहां पर नॉन अलाइनमेंट, एक प्रकार की गुट निरपेक्षता दिखाएंगे, ना हम आपके साथ हैं ना हम उनके साथ हैं। बेसिकली वो कहेंगे कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तीसरी चीज यही है जो भारत के सामने नए चैलेंजेस को लाने वाली है, पूरी दुनिया के सामने भी लाने वाली है, कि अब ओपेक ग्रुप पश्चिम या अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रह गया है। और चौथा, कि एनर्जी के जो पावर की सेंटर्स हैं, वो नए देश अब उसमें उभर रहे हैं। वो कौन से देश हैं? उदाहरण के तौर पर रेयर अर्थ मेटल्स का मसला लीजिए। हम जानते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कई प्रकार की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में लगने वाली सेमीकंडक्टर्स का मसला हो, चिप्स का मसला हो, तमाम जगहों पे ये एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब दुनिया में इसकी 22%, 18 एलिमेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट रेयर एलिमेंट्स हैं, उनकी आपूर्ति चीन करता है। तो एक प्रकार से नए ऐसे सेंटर्स उभर रहे हैं जिनके पास या तो ऐसे मिनरल्स पर कब्जा है या फिर उस तकनीक पर कब्जा है जो इन मिनरल्स का उपयोग करके एनर्जी के नए स्रोतों में इस्तेमाल होने वाली है, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो ये चौथा संकट है जिससे हमें जूझना होगा। इन चार चीजों ने हमारे लक्ष्यों को, ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बनाइजेशन के लक्ष्यों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि इस बैकड्रॉप के, इस परिप्रेक्ष्य में ही, इस कंटेक्स्ट में ही भारत को अपनी शॉर्ट टर्म एनर्जी नीड्स और लॉन्ग टर्म डीकार्बनाइजेशन का लक्ष्य अचीव करना होगा। कुछ लघु काल के लक्ष्य और कुछ दीर्घ काल के लक्ष्य भारत को अचीव करने होंगे। इन मेजर्स को उठाना चाहिए, इन दोनों दीर्घ और लघु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। कौन कौन से मेजर्स बताए गए हैं?
पहला मेजर कहा गया है कि देखिए रूस से अभी आपको तेल सस्ता मिल रहा है, अच्छी चीज है, लेकिन ये एक लिमिटेड समय की अपॉर्चुनिटी है, हमेशा तो ऐसा रहने नहीं वाला। तो ध्यान दीजिए कि सरकार को जरूरत है अपने तेल के जगह जगह रिफाइनरीज बननी थी, उस प्रोसेस को बढ़ाया जाए। जिन एरियाज से तेल निकलता था, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह हो सकती हैं, बॉम्बे हाई के इलाके हो सकते हैं, कावेरी बेसिन हो सकते हैं, गोदावरी बेसिन हो सकता है, जहां से गैस और तेल का उत्पादन हो सकता है। बरसों से वहां पे उत्पादन बहुत कम है, ढीला है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है वो उत्पादन। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर तकनीक में अन्वेषण की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। एक समय पे हो सकता है उन जगहों से तेल निकालना कॉमर्शियली फिजिबल ना रहा हो, जब $20, $30, $40 प्रति बैरल तेल रहा हो, लेकिन जब तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पहुंच चुकी है, तो आप ज्यादा पैसा लगा कर भी अगर तेल निकाल पाते हैं तो उसकी एक कॉमर्शियल वैल्यू बनती है। तो भारत की सरकार को इन मुद्दों पर सोचना चाहिए। किन मुद्दों पर? पहली चीज वही कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके दोहन, जितना दोहन उनका हो सकता है उस दोहन के रास्ते साफ किए जाए, किसी रोड ब्लॉक्स के चलते उस मामले को अटकाया ना जाए। दूसरा, शॉर्ट टर्म में, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में जो दूसरा कदम है, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म में दूसरा कदम क्या रखना है कि भारत ऐसे देशों से, खासतौर पे सऊदी अरब और ईरान, जिनके पास तेल के सबसे बड़े भंडार हैं, और इन दोनों देशों का नाम लिया तो ये बात भी समझ लीजिए कि सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों के एक दूसरे से संबंध बहुत सहज नहीं है। कई इसके कारण हैं। एक कारण ये भी है, एक सुन्नी बहुल है सऊदी अरेबिया, ईरान शिया बहुल है। लेकिन केवल धार्मिक कारण ही नहीं है, दोनों अपने आप को मध्य पूर्व की राजनीति में ऊपर रखना चाहते हैं और इस वजह से भी उनमें लड़ाई होती है। इस प्रकार के तमाम कारण हैं। भारत को इन दोनों से ही अपने संबंध बेहतर रखने होंगे अगर अपने हितों को साधना है। इसके अलावा अपने जो भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि भारत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कहां कहां पर हैं इस समय। आप, मुश्किल सवाल तो नहीं है, मुश्किल होगा तो ये भी बता दीजिए, हम आगे से ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन आज तो मुझे लिख के बताइए कि भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहां कहां पे हैं। तो खैर जहां जहां पे हैं, कम से कम वहां पे 30 दिनों का रिजर्व बना के रखा जाए। और जो भारत की तेल कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर की खासतौर पर जो तेल कंपनीज हैं, उन पर कई बार ये तलवार लटकी रहती है कि अगर कुछ विशेष परिस्थितियां आई हैं, जैसे ये युद्ध आया है या कोई और परिस्थिति आई, ईरान पर कई प्रकार के सैंक्शंस लगा दिए दुनिया के दूसरे पश्चिमी मुल्कों ने, और भारत के सामने एक मौका है, तो इनके सामने एक तलवार ये लटकी रहती है कि अगर इन्होंने जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिए तो भविष्य में इन पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि आपने सारी प्रक्रियाओं को इनमें पालन किया था कि नहीं। अब हो सकता है कि उन प्रक्रियाओं के पालन होते होते वो मौका गुजर जाए। तो संपादकीय बेसिकली क्या कह रहा है कि जो 3 सीज होते हैं, कौन कौन से 3 सीज होते हैं? सीबीआई, सीवीसी और सीएजी। सीएजी ऑडिट करता है, विजिलेंस भ्रष्टाचार को रोकता है, सीबीआई की भी एक एंटी करप्शन शाखा होती है। बेसिकली इनका डर जो है वो पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनीज पे से हट जाए कि कम से कम सही काम के लिए तो इन पर कोई आरोप, छीटाकशी या सजा नहीं होगी, ताकि जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आए अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में, हमारी तेल कंपनियां सबसे बेहतर तरीके से, जल्दी तरीके से उसका फायदा उठा सके। खैर, उसके बाद संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए कोयला जो है वो आने वाले कई दशकों तक हमारी ऊर्जा जरूरतों का हिस्सा बना रहेगा। ये एक सच है, इसको मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऊर्जा के सबसे डर्टी सोर्सेज में से एक है, लेकिन फिर भी वो अभी के समय भारत के लिए कम से कम सबसे सस्ते सोर्सेज में से भी एक है। इसके अलावा कोल इकोसिस्टम जो है, कोयले की जो उसकी खदानें हैं, उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उस पे आश्रित जो तमाम उद्योग हैं, लोग हैं, ये बहुत सारे दशकों, वर्षों की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर तो कई फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें कोयले की पूरी इतिहास या इतिहास की यात्रा और वो आज की राजनीति और आज के व्यापार से कैसे जुड़ती है, उस पर फिल्में भी बन चुकी हैं। बेसिकली हम क्या जानते हैं कि कोयला भारत की ना सिर्फ अर्थनीति बल्कि राजनीति और सामाजिकी का भी हिस्सा बहुत गहरे तक है। बहुत सारे लाइवलीहुड्स को भी वो प्रभावित करता है, रोजगारों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में
कोल को या कोयले को धीरे धीरे फेज आउट तो करना है, उसके इस्तेमाल को कम तो करना है, लेकिन तुरंत बंद कर पाना कम से कम एक ना तो आर्थिक और ना सामाजिक रूप से भारत के लिए इस समय एक विकल्प के रूप में है। विकल्प क्या है कि इसके इस्तेमाल को धीरे धीरे कम किया जाए और साइड बाय साइड ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया जाए। जैसे कि आप R&D एक्सपेंडिचर, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, जिसके माध्यम से कोयले से जुड़ी इंडस्ट्रीज को ही पहले थोड़ा कम प्रदूषण वाला बनाया जाता है, जैसे कोल गैसिफिकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके, तो जो जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कोयले से होता है उससे कम इन प्रक्रियाओं से होगा। तो इन प्रक्रियाओं पे पहले ध्यान दिया जा सकता है। कार्बन टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज जो बहुत आसानी से कोयले की बजाय दूसरी ऊर्जा संसाधनों पर शिफ्ट कर सकती हैं, कम से कम वो तो शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि एक कार्बन टैक्स लगा हुआ है। उस कार्बन टैक्स से बचने के लिए वो किसी और ऊर्जा पे जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। बेसिकली आप उनको इसके लिए प्रमोट करेंगे। इसके अलावा ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी बनाने होंगे कि जो पुराने और बहुत अधिक जितने नियामक आपने सेट किए हुए हैं, उनसे बियॉन्ड जो प्रदूषण कॉज करने वाली फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको तत्काल रूप से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कानून के खिलाफ चल रही हैं। और नए वालों को आप लाइसेंस मत दीजिए। तो जो अभी फंक्शन कर रहे हैं उनको फंक्शन करने दीजिए, जो बहुत खराब कर रहे हैं उनको बंद करिए, नए को लाइसेंस मत दीजिए, इसकी बजाय ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दीजिए। तो ये एक तरीका है जिसकी ये संपादकीय सपोर्ट करता है। इसके अलावा संपादकीय कहता है कि देखिए बाकी बातें अपनी सही, हमने सारी बातें की कि देखिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दीजिए, कोल एनर्जी को कम कीजिए, वो सारी बातें अपनी सही, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा जो है, एनर्जी सिक्योरिटी जो है, वो केवल सप्लाई पर फोकस करने से नहीं आ जाएगी देश के पास। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि आपको डिमांड कंजर्वेशन और एफिशिएंसी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? आपने आमतौर पर देखा होगा, अगर आप एसी इस्तेमाल करते रहे हैं, तो पहले जब एसी बंद होकर खुला करता था तो वो किसी टेम्परेचर पे 16 डिग्री या 18 डिग्री पे खुला करता था। अब सरकार ने कंपनियों के लिए जरूरी बना दिया है कि जब वो खुले तो 24 डिग्री पे खुले, क्योंकि आमतौर पर 24 डिग्री एक ठीक तापमान होता है, फिर लोग उसको ज्यादा कम नहीं करते हैं। 16 डिग्री पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती थी, 24 डिग्री पे कम होती है। तो अगर आधे या आधे से कुछ अधिक घरों में भी 24 डिग्री पर ज्यादा चलने लगा एसी बजाय 16 या 18 डिग्री के, तो इससे ऊर्जा में बहुत बचत होती है। ये केवल हवा में बात नहीं की जा रही है। उदाहरण संपादकीय में भी दिया गया है कि यूरोप इस साल 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस की बचत करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने थर्मोस्टेट को, कड़कड़ाती ठंड में जो थर्मोस्टेट लगे हुए हैं घरों को गर्म रखने के लिए, उनमें 1 डिग्री टेम्परेचर का परिवर्तन कर दिया है। थोड़ा 1 डिग्री कम अब इसको गर्म करना पड़ेगा, और उससे 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस की बचत होगी यूरोप को 1 साल में। तो ऐसे छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस करके या ऐसे छोटे छोटे टेक्निकल चेंजेस करके, नियम बदलकर, नियामक बदलाव कर कर एनर्जी को बचाने पर भी ध्यान देना होगा। केवल सप्लाई ही नहीं, उसके इस्तेमाल को भी हमें बेहतर तरीके से नियोजित करना होगा। इसके अलावा पॉलिसी में अब आप बात करेंगे 3 पॉलिसी चेंजेस की। 3 पॉलिसी चेंजेस जिसकी बात संपादकीय करता है कि हमें ऊर्जा संकट, मतलब अपनी ऊर्जा सुरक्षा अचीव करना और डिकार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को अचीव करने के लिए जो हमें 3 पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला कि जो हमारा ट्रांसमिशन ग्रिड नेटवर्क है, हमने अब तक बात की कि देखिए खाली सप्लाई को दुरुस्त करने से कुछ नहीं होगा, आपको इस्तेमाल के तरीके भी बेहतर करने होंगे। इसमें एक और बात आप जोड़ लीजिए कि उस सप्लाई और इस्तेमाल के तरीकों को जो बात जोड़ती है वो है ट्रांसमिशन लाइन, वो खंभों से गुजरने वाली लाइन जो है जिनसे बिजली पहुंचती है, वहां पर बहुत सारे ट्रांसमिशन लॉस होते हैं। तो ऐसे में भारत को अपने उन ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करना होगा। दूसरा, आप और इस बल्कि दूसरा भी नहीं है, इसी का जुड़ा हुआ है 1.2 मान लीजिए कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको स्केल अप करना होगा। देखिए सब जानते हैं कि सूरज रात को नहीं चमकेगा या हवाएं साल भर नहीं चलेंगी इस तरह। तो यानी कि वायु की एक लिमिटेशन है, वायु ऊर्जा की या सौर ऊर्जा की भी एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन हम जानते हैं,
अब हम जानते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, वो भी तो हम जानते हैं। तो लिमिटेशन में हम कुछ नहीं कर सकते, रात को सूरज नहीं चमका सकते, लेकिन जो फायदे हैं उनको तो बढ़ा सकते हैं। यानी जितनी जगह में ऊर्जा, सौर ऊर्जा ली जा रही है, बनाई जा रही है, उस जगह को बढ़ा दीजिए, छतों का बेहतर इस्तेमाल कीजिए, आदि इत्यादि कदम हमें सोचने पड़ेंगे, ताकि ग्रीन एनर्जी की जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाया जा सके, या जैसे कि इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं स्केलेबिलिटी। एक चीज एक जगह पे शुरू की, उसके फायदे देख लिए, अब इसको स्केल कीजिए, इसको बढ़ाइए। उससे क्या मिलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है, ऊर्जा या प्रति यूनिट जो कॉस्ट आ रही है वो अपने आप कम होती जाती है। इसी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, आप जानते भी। तो ये सब करने की जरूरत है। इसके अलावा जो डिस्कॉम कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हम जानते हैं लंबे समय से घाटे में रही हैं, देश की या राज्यों की अधिकतर डिस्कॉम कंपनियां घाटे में चल रही हैं। उनको भी अपनी सूरत हाल सुधारनी होगी इस साल, क्योंकि अगर वो खुद बहुत ही चाक चौबंद नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वो नए नए नवाचारों को अपनाने में इंटरेस्ट शो ही नहीं कर पाएंगी। वो केवल आग बुझाने के खेल में रह जाएंगी कि दिवालिया होने से किसी तरह बच जाएं। अगर उनके पास अपनी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, तभी तो वो नए नए कार्यक्रम या बेहतर कार्यक्रम लागू कर पाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन में। नहीं तो अगर वो डिस्कॉम ही फेल करती रहेंगी, तो ग्रीन एनर्जी जहां पे बन रही है उनके साथ बेसिकली यही डिस्कॉम अग्रीमेंट साइन करती हैं कि हमें कितने रुपए में प्रति यूनिट बिजली चाहिए होगी। बार बार ये एग्रीमेंट्स बदले जाते हैं फिर डिस्कॉम द्वारा, क्योंकि डिस्कॉम की माली हालत खस्ता हो चुकी है, उतने रुपए में वो अफोर्ड नहीं कर पा रही बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इन चीजों को फिर भरोसा उठता है ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियों का। तो इस भरोसे को कायम रखने के लिए भी आपको डिस्कॉम्स की हालत को सुधारना होगा। दूसरा कदम क्या कि जो हमारे डिप्लोमेट्स, राजनयिक हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उनको भी समझना होगा कि एक नया दौर आ रहा है जिसमें मिनरल और शिप डिप्लोमेसी भी होने वाली है। वो कूटनीति जिसमें ध्यान में ये रखना है कि नई तकनीक के लिए नए नए मिनरल्स, जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स शामिल हो सकते हैं, तमाम दूसरे लिथियम जैसे एलिमेंट शामिल हो सकते हैं जो बैटरीज में लगते हैं। तो इनको ध्यान में रखना है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए। और हमें एक तरफ तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म में होगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा तो लॉन्ग टर्म में होगा। तो तब तक कूटनीतिज्ञों पे बड़ा बड़ा भार होगा कि वो उन देशों के साथ, उन कंट्रीज के साथ अपने संबंधों को बेहतर रखें, बहुत जोड़ के रखें, बाकायदा एमओयूज और कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ऐसे समझौते करके रखें कि भारत को आने वाले समय में, जब तक कि उसकी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बहुत मजबूत नहीं हो जाती, इन मिनरल्स मेटल्स की तकनीकों की कोई कमी ना हो। और तीसरा पॉलिसी कदम है कि हमें तीसरे जनरेशन की क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर ध्यान देना होगा। मतलब समझ लीजिए आप, हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल्स के नई जनरेशन वाली टेक्नोलॉजी, इन पर हमें ध्यान देना होगा। इनके कॉमर्शियल इस्तेमाल के जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स दुनिया भर में चल रहे हैं, भारत को अपने देश में उस पर भी अग्रणी रहना होगा। अंत में उपसंहार में, कंक्लूजन में एडिटोरियल कहता है कि देखिए, भारत दुनिया में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट आया उसके लिए भारत जिम्मेदार तो नहीं था, लेकिन ये हम बहुत सालों से कह रहे हैं और अब वो स्थिति रह नहीं गई है कि ये कहकर हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकें। क्योंकि भारत ने भले ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने में अपना कोई रोल ना निभाया हो, लेकिन इसका जो नुकसान होने वाला है वो बहुत अधिक भारत को होने वाला है। भारत की कोस्ट लाइंस पर करोड़ों लोग रहते हैं। अगर 1 इंच 2 इंच भी जल स्तर बढ़ता है समुद्र का, तो लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका, उनके घर संकट में आ जाएंगे। तो भारत इन संकटों के प्रति जगा हुआ है, जागृत है। और क्योंकि वो जागृत है, इसलिए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा एंश्योर करते हुए डीकार्बनाइजेशन के लक्ष्यों पर भी बहुत सजग रहना होगा। कैसे रहना होगा, इसकी चर्चा हमने आज के संपादकीय में की। तो ये था आज का एडिटोरियल। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, क्या बदलाव आप कुछ इसमें देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। नमस्कार।